लिखिएगा, LPG हैव अ मल्टी इफेक्टेड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। LPG का प्रशासन पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा। ऑन द वन हैंड, एक और लिखें, इट चैलेंज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन टू पे अ मोर इफेक्टिव रोल। इट चैलेंज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन टू पे अ मोर इफेक्टिव रोल and inspired a wide range of administrative reform. A wide range of administrative reform. एक और प्रशासन के समक्ष अधिक प्रभावशील भूमिका निभाने की चुनौती रखी। अधिक प्रभावशील भूमिका निभाने की चुनौती रखी तथा व्यापक स्तर पर प्रशासनिक सुधार को प्रेरित किया। On the other hand, वहीं दूसरी ओर कह सकते हैं इसको, while the social economic development programs while हटा दीजिए चाहे तो, है ना, the socio economic development programs and policies of any country were also greatly affected by it. Economic policies of any country, किसी भी देश की बात कर रहे हैं, were also greatly affected by it. वहीं दूसरी ओर किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास, कार्यक्रम व नीतियां भी इससे काफी प्रभावित हुई। लिखें, टेररिज्म, आतंकवाद, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट, एक्सेट्रा। also put pressure on the administration, of various states to take steps in this regards. आदि भी विभिन्न राज्यों के प्रशासन पर इस संबंध में कदम उठाने का दबाव बनाया या दबाव डाला। इसको लेकर के भी सोचिए, विभिन्न राज्यों के प्रशासन पर इस संबंध में कदम उठाने हेतु दबाव डाला। लास्ट में लिख दीजिए, हेंस इट कैन बी सेड, अतः कहा जा सकता है, दैट एलपीजी posed various challenges to the administration. अतः कहा जा सकता है कि एलपीजी ने प्रशासन के समक्ष विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न की। ठीक है, एक हेडिंग बनाए बच्चा, गुड गवर्नेंस थॉट, लिखें, गुड गवर्नेंस थ्रू लिख दो, थॉट के बजाय, थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। लोक प्रशासन एवं लोक नीति से सुशासन।
लोक प्रशासन एवं लोक नीति से सुशासन। इसमें बच्चा 3 शब्द हैं। सुशासन आप जानते हैं, एक कह रहा लोक प्रशासन, एक है लोक नीति और एक है सुशासन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लोक प्रशासन और लोक नीति से सुशासन। सुशासन एक लक्ष्य है, सुशासन कोई मैकेनिज्म नहीं है। सुशासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है। मेरी बातों को समझना, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में समझा दे रहा हूँ। लोक प्रशासन स्वयं में एक लक्ष्य है, एक टारगेट है। सुशासन कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे ये लाइट जो बल्ब है ना, ये बल्ब जलता है, बल्ब स्वयं में बिजली नहीं है। इस कमरे में रोशनी हमारा लक्ष्य है, पावर हाउस लगाना मेरा कोई टारगेट नहीं है। पावर हाउस एक मैकेनिज्म है और यहाँ का लाइट हमारा टारगेट है। तो गुड गवर्नेंस एक टारगेट है, नॉट मैकेनिज्म। और टारगेट क्या है, उसका क्या मैकेनिज्म? जैसे हम लोग कहते हैं पब्लिक एम्पावरमेंट, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट। आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या लाएंगे, ये मैकेनिज्म का, ये टूल्स का काम है, जो सरकारी मशीनरी उसका काम है। लेकिन गुड गवर्नेंस कोई सरकार नहीं है। गुड गवर्नेंस एक फील गुड है। भाई संविधान में कहीं लिखा है क्या कि एक सुशासन पैदा करना है? हम क्या करते हैं, एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, पहले संसद बना लेते हैं, उसी में से एक सरकार निकालते हैं और उसे सरकार का जो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वही प्रधानमंत्री होता है। कहीं पे सुशासन शब्द लिखे हैं क्या संविधान में? आपने वुमेन एम्पावरमेंट लिखा है क्या? आपने, आप वुमेन एम्पावरमेंट पाना चाहेंगे ना, स्किल बढ़ाना है युवाओं की, संविधान में लिखा है क्या? स्किल बढ़ाने के लिए आप योजना, ये पावर आपको मिला है, पावर है, आप प्लान बनाइए। प्लान चूंकि पब्लिक के लिए, इसलिए पब्लिक का प्लान हो गया। पॉलिसी बनाइए, वही तो पब्लिक पॉलिसी कह देंगे, चूंकि वो पब्लिक पॉलिसी किसके लिए है? पब्लिक के लिए। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है किसके लिए काम करता है? पब्लिक के लिए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पब्लिक पॉलिसी, हाँ, ये हमारा क्या, हमारा टारगेट क्या है? गुड गवर्नेंस क्या है? हाउसवाइफ की वजह से घर का जो लक्ष्य है वो क्या है? घर के भी तो अपने लक्ष्य होंगे ना। आप नौकरी करके वो लक्ष्य क्या पूरा कर सकते हैं? आपके नौकरी करने का एक ही लक्ष्य है कि महीने में इतनी इनकम करना है, और घर का लक्ष्य खाना है, परवरिश है, बच्चों की देख रेख है, स्कूल भेजना है, होमवर्क कराना है, ये तमाम चीजें हैं। आप जरा जोड़ के देखिए। तो हमारा जो एम्पावरमेंट है वो हमारा सरकार का क्या होता है? टारगेट। गवर्नमेंट का टारगेट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट एक लक्ष्य है, एम्पावरमेंट स्वयं में एक मैकेनिज्म नहीं है। इंजीनियर होना और इंजीनियरिंग कॉलेज होना दो बातें हैं। डॉक्टर होना और हॉस्पिटल होना दो बातें हैं। डॉक्टर चाय की दुकान पे ऑपरेशन कर देगा क्या? गुड गवर्नेंस और गवर्नमेंट इज अ मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस। सरकार एक प्रकार से यांत्रिकी है सुशासन प्राप्त करने का। यह लोक प्रवर्धित अवधारणा पब्लिक एम्पावरमेंट, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, बुनियादी विकास, समावेशी और सतत प्रक्रिया से साथ काम करने वाली रोज की क्रियाओं में युक्त सरकार सुशासन है।
और सुशासन एक लक्ष्य है। सुशासन स्वयं में हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, होटल नहीं है, मकान दुकान नहीं है। जैसे इंजीनियर स्वयं में सिर्फ एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट नहीं है, वैसे सुशासन एक पब्लिक एम्पावरमेंट थ्योरी है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का लक्ष्य है सुशासन। ये बल्ब जो है ना, स्वयं में बिजली नहीं है, यह बिजली से चलने वाला उपकरण है, प्रकाश देता है। ऐसे सरकार से चलने वाला उपक्रम है सुशासन। समझ गए कि नहीं? तो पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सुशासन, से सुशासन, सुशासन से पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी से सुशासन। पॉलिसी ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक, सुशासन ठीक, यही तो लक्ष्य है ना। आप पॉलिसी अच्छी बना दीजिए, वैकेंसी नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी। वैकेंसी की पॉलिसी नहीं तो बेरोजगारी बढ़ना तय, तो फिर सुशासन नहीं होगा। सुशासन तो मैंने क्या, अरे तुम मेन स्विच बंद कर दो, यहां लगाए रहो 1000 वाट का बल्ब। मैंने बोला ना, बल्ब स्वयं में बिजली नहीं है, सुशासन स्वयं में मैकेनिज्म नहीं है, चलता है। हैंडलिया जो पकड़े रहते हैं एक्टिवा के, बिना बटनिया दबाए स्टार्ट हो जाए, हैंडलिया क्या करेंगे? इंजन जब स्टार्ट ही नहीं है, हैंडल से गाड़ी चलेगी? हैंडल मैकेनिज्म नहीं है, आपको किधर जाना है उसमें मदद करेगा, लेकिन ले जाएगा उसको इंजन ही। वुमेन एम्पावरमेंट, गरीबों को शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सब कुछ जो देते हैं सरकार देती है। सरकार एक पावर हाउस है, सुशासन उसी पावर हाउस को एक लक्ष्य बनाया हुआ है, बस। पब्लिक एम्पावरमेंट रोज हो सुशासन है। और ये कैसे मिलेगा? रोज पब्लिक पॉलिसी बनाओ, रोज एडमिनिस्ट्रेशन को डंडा करो, करो काम। समझ गए ना? टमाटर वही है बेटा जो मार्च के महीने में था, अप्रैल के महीने में था, मई के महीने में था, आखिर जून आते ये खत्म होते होते टमाटर 100 रुपये किलो क्यों चला गया? टमाटर में कोई अलग से कुछ डाल दिया क्या आपने? कोई केमिकल मजबूत बनाने वाला कुछ उसका रेट बढ़वा दिया आपने? सरकार का लक्ष्य क्या है? महंगाई कम हो। अगर महंगाई कम नहीं कर पाती है तो जो वुमेन छोड़ दीजिए, जो पब्लिक एम्पावरमेंट है वो खतरे में होगा। तो पब्लिक एम्पावरमेंट एक लक्ष्य है और यही गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस नहीं मिलेगा, होगा कुछ नहीं। अगर कोई आदमी सांस नहीं ले रहा है तो क्या हुआ होगा भाई? सर डॉक्टर ने देखा, बोला इनको सांस नहीं आ रही, तो हम क्या समझेंगे उसको? मर गया है ना। तो लोग कभी कभी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या कर लेंगे आप? और ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? भाई कोई जोखिम भरा काम आप कर रहे हैं जो जानलेवा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? सांस लेना बंद कर दूंगा मैं, और क्या? बाकी आप डिसाइड कर लो हम मरे हैं कि जिंदा है, बट हम सांस लेना बंद कर दिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? भाई आप टमाटर का रेट 100 रुपये किलो कर दीजिए, पेट्रोल का रेट बढ़ा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेंगे? हम टमाटर ही नहीं खाएंगे, हम गाड़ी बेच देंगे। आप करो ज्यादा से ज्यादा जो कर लें, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे क्या? अब कोई सरकार ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहेगी? भाई अगर पब्लिक इस तावबाजी में आ जाए कि ज्यादा से ज्यादा कितना दिन महंगाई बढ़ाएंगे, 2024 में देख लेंगे।
तब क्या करेंगे? आप अनलिमिटेड हैं क्या? आप सुपर पावर हैं क्या? आप भगवान हैं क्या? अरे जनता ने वोट वोट दिया यार, सरकार बनी है, मैकेनिज्म आपका ठीक है, गुड गवर्नेंस लाते रहिए, टमाटर पे कंट्रोल करो, इस पे करो, एम्पावरमेंट बढ़ाओ, ये वुमेन एम्पावरमेंट दो, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सब पे काम करते रहो, अपनी सरकार चलाते रहो। कौन से जनता का कर्जा लिए हैं आप? एक वोट ही तो लिए हैं, वापस ले लेगा वोट, कहेगा साहब अब ये हो गया बहुत आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सोचे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता क्या कर लेगी हमारी उन्होंने कहा ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे भाई, झोला उठा के चल देंगे। क्यों? सब कुछ तो वो बोले ही हैं भाई। अगर उनसे महंगाई नहीं संभली, गुड गवर्नेंस नहीं लाए, 2024 में आप हरा दिए, झोला लेके चले जाएंगे, आप क्या उखाड़ लेंगे उनका? पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्लबिस्ट करके गुड गवर्नेंस कैसे पाया जा सकता है? से लोक प्रशासन एंड पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति से सुशासन। ठीक है, बात तो आप बहुत समझ गए हैं, 2-3 बातें इसमें भी लिख लीजिए। लिखिए, द कंसेप्ट ऑफ रूल आर गवर्नेंस, द कंसेप्ट ऑफ रूल आर गवर्नेंस is not a new one, not a new one। शासन या अभिशासन की अवधारणा कोई नई नहीं है, कोई नई नहीं है। आपको हम आगाह कर रहे हैं कि हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, यही हो सकता है ना। हम आप पे मरे, आप पड़ोसी पे मरे, ये तो उल्टा मरना हो गया ना हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो। तो मैं ये कह रहा हूं ये कोई नई बात नहीं है, यही परंपरा है। जनता सरकार के लिए जान लड़ाती है, जनता सरकार को पारितोषिक करती रहती है अपने मतों से, यही परंपरा रही 75 साल से राजू, यही चल रहा है। इसलिए नो टेंशन, टेंशन लेना मना है, ये नई बात नहीं है। रूल्स है, गवर्नेंस है, ये सब चलता रहा है। कहाँ नहीं था गवर्नेंस यार? गवर्नेंस हर युग में था, रूल में तो हम रोज रहते हैं, रोजाना। आगे लिखो, बट ऑफ कोर्स इट मीन्स, ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स बोलते हैं ना, it means different things to different people। ठीक है ना? लेकिन यह जरूर है, यह आवश्यक है, यह अवश्य है, लिख दो, लेकिन यह अवश्य है कि विभिन्न लोगों के लिए इसका विभिन्न अर्थ निकलता है। ठीक है, रूल एंड गवर्नेंस कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह भी हकीकत है कि हर व्यक्ति इसका अलग अलग अर्थ निकालता है। 100 रुपया किलो टमाटर, ये रूल के भीतर ही है भाई। महंगाई अब है तो किसी और की थोड़ी है, वो भी सरकार की ही है। 30 रुपये किलो टमाटर भी किसका था? सरकार का ही रूल था, गवर्नेंस तब भी था। 100 में भी गवर्नेंस है, लेकिन इस पर इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग होगा। कई कहेंगे कि क्या हो गया, क्या हो गया 100 रुपया किलो टमाटर में, भूखे मर जाओगे? हाँ, इतने दरिद्र हो, इतने गए गुजरे हो, वैसे तो डींगे मारोगे दुनिया भर का, ये करते हैं वो करते हैं, तमाम ताम झाम बताओगे, 100 रुपया किलो का टमाटर तुम नहीं खरीद सकते। कई गवर्नेंस का इंटरप्रिटेशन इस तरह कर देंगे। कई कहेंगे अरे यार क्या हो रहा है, ये तो निहायत यार जास्ती है, बताइए इतनी महंगाई, टमाटर पे डकैती, 100 रुपये किलो टमाटर, हद हो गया भाई, सरकार क्या कर रही है। कुछ का गवर्नेंस को लेकर इंटरप्रिटेशन इस तरह का होगा, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा इंटरप्रिटेशन हमेशा हुआ है। कुछ गवर्नेंस के पक्ष में इंटरप्रिटेशन किए, कुछ
उस कृत्य जो गड़बड़ हुआ उसके विपक्ष में किए। लेकिन जैसे हमने कहा, ऑफ कोर्स यह अवश्य है कि इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, लेकिन आपके इंटरप्रिटेशन से अगर महंगाई घटती हो, दूसरा पहलू भी तो जाएंगे। अगर महंगाई का हल्ला करने से महंगाई घटती है तो इंटरप्रिटेशन करेक्ट हुआ कि नहीं? किसानों ने आंदोलन किया और साल भर बाद वो किसान कानून वापस हुए, तो आंदोलन सही था कि नहीं? भाई एक इंटरप्रिटेशन ये था कि यही मीडिया के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे जो चप्पल चाटते रहते हैं हमेशा। हमको तो बहुत क्रोध, हम तो टीवी डिबेट में ही जाना बंद कर दिए, एक आध साल से हम जाते ही नहीं है। सही बात बोलो, कोई सुनना नहीं चाहेगा। हमारे नज़रों में जो सही है, बाकी उनकी नज़रों में तो हम गलत ही हो सकते हैं। हमारी नज़रों में जो सही है, जो हमको सही, वही हमको क्यों नहीं सही लग रहा है? हमारे इंटरप्रिटेशन बुद्धि में कोई कमी हो तो बता दीजिए। और लोग कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग जो है ये नहीं करता, वो नहीं करता। बुद्धिजीवी वर्ग जब बोलता है तो कई लोगों का तो मतलब तबीयत खराब हो जाती। फिर तो बुद्धिजीवी वर्ग तो इतना समझदार है, बोला चुप ही रहो यार। अभी हम ही लोग ठीक ठाक बोल दें तो कई लोग तो अस्पताल चले जाते हैं। और कौन उसका जिम्मेदार हो? इससे बढ़िया चुपचाप खाओ पियो रहो। लेकिन यह भी एक कायरता है एक प्रकार की। अगर रामायण और महाभारत के युग में बात करें तो सही बात का समय पर नहीं कहा जाना भी ऐसे बुद्धिजीवी इस देश के लिए बोझ और कायर हैं। मैं अपने को भी जोड़ के बोल रहा हूं। अगर सही समय पर सही विन्यास के साथ, बिना कुतर्क किए सही तर्क के साथ अपना इंटरप्रिटेशन आप सामने नहीं लाते हैं तो इस धरती पे बोझ भी हैं और अव्वल दर्जे के कायर व्यक्ति हैं। पढ़ाई लिखाई सब आप पर डांड है, मतलब जिसको कहते हैं ना, फालतू का किया गया आप पे। हम तो लिखते पढ़ते हैं, हम तो बोलते हैं भाई। मतलब कायर लोग होंगे, हमको थोड़ा कम कायर रख सकते हैं। दूध का धुला तो मैं भी नहीं हूंगा। अब अगर मैं बोला उत्कृष्ट ही व्यक्ति बता दूं तब भी आपको अपच हो जाएगी, हाँ? और बहुत खराब बता दूं तब भी उतना आप असहज हो जाएगा आपके लिए। तो मैं बीच वाला रख लिया, बीच वाला ठीक रहता है। लिखता पढ़ता हूं, बताता हूं, सरकार हो प्रशासन हो उसमें जो खामियां वो भी ढूंढ के निकाल के समझाता हूं। लेकिन जब आपके आंख में पट्टी बंधी हुई है तो धृतराष्ट्र बने रहिए और पुत्रों की बलि देते रहिए। धृतराष्ट्र क्या थे भाई? धृतराष्ट्र ने सब क्या किया? धृतराष्ट्र को बहुत बढ़िया शासक के तौर पर आप पहचानते हैं? नहीं। तो बस यही समझ लीजिए, 100 पुत्र मरवा दिए। पता नहीं थे कितने थे, कौरव 100 थे, मरवा दिए आप। दुर्योधन भी नहीं बचा। तो जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो भी तो एक इंटरप्रिटेशन लेके चलती है ना। अरे यार, चाय की दुकान पे चले जाओ चर्चा होती है, चौपाल पे चले जाओ चर्चा होती है, पढ़े लिखों के बीच भी चर्चा होती है। इंटरप्रिटेशन तो गवर्नेंस को लेकर पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। और इसी इंटरप्रिटेशन से सरकारों पर प्रभाव पड़ता है। आज आप मीडिया हाउसेस को जाके देख लीजिए, अगर ये सही बात को बताने के लिए तैयार हों तो जनता की भलाई हो जाएगी कि नहीं? आप जानते हैं गलती सरकार की नहीं है, हम तो सरकार को दोष ही नहीं देते हैं। अपराध करने वाली गलती नहीं है, अपराध जो सह रहा है उसकी गलती है। अपराध किया ही जा रहा है अपराध सहने के कारण। गाली आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आप गाली सुन रहे हैं। गाली देने वाले मुंह पर आपने हाथ नहीं रखा, इसलिए गाली निकल रही है। सरकार की गलती नहीं है। आज 100 रुपए किलो टमाटर के बाद भी कितने मीडिया घराने ऐसे होंगे जो इस पर इंटरप्रिटेशन भी उनका बड़ा सही आ रहा होगा। पेट्रोल का रेट 100 रुपया होने के बाद भी
किसान कानून में भी जाके देख लीजिए कितने मीडिया हाउसेस सिर्फ उसके लाभ बताने के लिए रोज 9 बजे 8 बजे दिन भर लगे रहते थे। इतना जब लाभ था तो सरकार क्यों वापस ले लिया? इतना भी यार चमचागिरी मत करो यार कि जिसमें कि जनता कल तुमको मतलब इतना कोस दे। तो हमारे देश में सबसे बड़ी कायर कौन है मालूम है? कायरता कौन कर रहा है इस समय? इस समय हमारे देश में सबसे बड़ा कायर हमारा मीडिया है। और दूसरे दर्जे का कायर कौन है मालूम है? बुद्धिजीवी वर्ग। 2 कायर हैं इस देश में, एक मीडिया है, एक बुद्धिजीवी है। सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकारें सरकार की तरह चलती ही हैं। भाई सरकार जैसा समझती है, जैसा उसको लगता है वैसे ही तो काम करेगी ना। आप उसका इंडिकेशन तो सही रखो ना। भाई घर में जो जैसा है वैसे तो रहता है ना। क्यों पिताजी कह देते हैं कहां बैठे हो? हाँ, ऐसे बैठा जाता है। आप इंडिकेशन सही रखो ना। आप बोलते भी नहीं हो, या तो आप डरते हो या तो निहायत प्यार करते हो। तो इस हाँ 2 ही कंडीशन होते हैं नहीं बोलने के। या तो हम तुम पे मरते हैं या तो तुम मार दोगे इसलिए डरते हैं। दोनों परिस्थितियों में नहीं बोलेंगे। कई लोग तो बहुत प्रभावित हैं इसलिए सोचें कोई बात नहीं, जो हो रहा है ठीक है। कई लोग प्रभावित नहीं है लेकिन नहीं बोलते हैं। और मीडिया के लोग मुंह खोलते हैं तो जनता का रोज नुकसान करते हैं। इंडिकेशन दे दो ना। आप व्यवस्था नहीं हो, आप व्यवस्था के हिस्से हो। अरे पहिया अगर कार का एक नट ढीला होता है तो पहिया ठीक काम नहीं करता है। ड्राइवर समझ जाता है कि कुछ हो रहा है, हवा कम हो पता चल जाता है। लेकिन यार ऐसा भी हो कि आप ये सब का आइडिया ही ना लगा पाए, समझ गए ना। तो हम प्रशासन से, पॉलिसी से सुशासन को कैसे हाँकेंगे? आगे लिखिएगा। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, इस अवधारणा का वास्तविक अर्थ डिपेंड्स ऑन व्हाट लेवल, डिपेंड्स ऑन व्हाट लेवल ऑफ गवर्नेंस, इस बात पर निर्भर करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किस स्तर के शासन की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, बस यहीं तक लिखिए। सेंटेंस सही नहीं बना गया? सेंटेंस सही नहीं बना गया। लेवल ऑफ गवर्नेंस, व्हाट लेवल ऑफ गवर्नेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी हम किस लेवल के गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में थोड़ा उल्टा पुल्टा बनता है यार, हिंदी की तरह चलता नहीं है। इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस स्तर के शासन की बात कर रहे हैं। आगे लिखिए। व्हाट गोल आर टू बी अचीव, व्हाट गोल्स आर टू बी अचीव, कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। लिख रहे हो नहीं दोनों लोग? कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। आपको पता भी तो है कि आपका अचीवमेंट क्या है, आपका लक्ष्य क्या होगा, गोल क्या होगा, क्या अचीव करने निकलने हैं। आगे, एंड व्हाट मेथड आर बीइंग फॉलोड, व्हाट मेथड्स आर बीइंग फॉलोड, और किस तरीके का अनुसरण किया जा रहा है। ठीक है ना। आप आईएएस बनने आए हैं, आप गोल कैसे अचीव करेंगे, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज होगा तभी तो फिर बाहर आएगी। पब्लिक पॉलिसी कैसे बन रही है, एडमिनिस्ट्रेशन किस मेथड पे, हमने अभी क्या बोला, हमारे देश की शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा पद्धति किस मेथड पे काम कर रही है, नौकरी लेने के मेथड पे। तो फिर पर्सनालिटी कहां रहेगी। गांधी जी जब पढ़ने गए थे लंदन में तो क्या करने गए थे। सरदार पटेल हो, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, और भी सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, और भी नेताजी वगैरह के अलावा और भी जो लोग थे,
हाँ, अगर नौकरी होता तो ये सब नौकरी करते रहते, फिर आजादी की लड़ाई कोई और लड़ता। व्यक्तित्व विकास, अंबेडकर इतनी डिग्री लिए और लड़ गए क्योंकि वो नौकरी के लिए पढ़े ही नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं, पर्सनालिटी के लिए पढ़ते ही नहीं। तो आप डिसाइड तो कर लो। ये जो आगे द कंसेप्ट हैज लॉन्ग डिटर्मिनेटेड कर दो। द कंसेप्ट हैज लॉन्ग डिटर्मिनेटेड political and academic discourse, पॉलिटिकल एंड एकेडमिक डिस्कोर्स। यह अवधारणा एक लंबे समय से राजनीतिक एवं शैक्षणिक दोनों ही प्रकार की चर्चाओं में छाई रही है। एंड इन जनरल टर्म्स, सामान्य संदर्भ में इज टेकन टू मीन, या इट लगा दो, इट टेकन टू मीन, इसका अर्थ द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसका अर्थ सरकार, द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट और एनी सच अथॉरिटी, या ऐसे ही किसी सत्ता के संचालन से लिया जाता है। ऐसे ही किसी सत्ता के संचालन से लिया जाता है। बन रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? लाइन बदलिए। अंडर गवर्नेंस, अंडर द गवर्नेंस कर लीजिए चाहे, या अंडर गवर्नेंस ही ठीक वर्ड है। अभिशासन के अंतर्गत, यहां पर आप एक हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग नहीं, अंडर द गुड गवर्नेंस लिखो। अंडर द गुड गवर्नेंस, सुशासन के अंतर्गत there is an interaction between the formal institutions, interaction between the formal institution and the institution prevalent in the civil society. सुशासन के अंतर्गत औपचारिक संस्थाओं एवं नागरिक समाज में व्याप्त संस्थाओं के बीच आपसी कार्य व्यवहार निहित होता है। सिविल सोसाइटी एंड फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन है के बीच में एक्टिविटी रहती है। ठीक है, अन्ना हजारे का था ना, अन्ना हजारे क्या थे, एक प्रकार सिविल सोसाइटी थे, और जो गवर्नमेंट थी उस समय वो गवर्नमेंट थी। दोनों के बीच में बात हुआ। लोकपाल का जो बिल आया था ना, वो उसी कोऑर्डिनेशन का नतीजा है। दैट इज अ गुड गवर्नेंस। यार, आप कान में तेल डाल के इसलिए सो सकते हैं कि आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी नींद हराम हो गई है वो आपको सोने नहीं देगा। जो सोने नहीं दे रहा है वो सिविल सोसाइटी है, और जो कान में तेल डाल के सो रहा है वो सत्ता है। तो सत्ता तो हो सकता है कि उसको समझ ही ना हो उसकी। अरे वो क्या जाने पीर पराई, जिसके पैर न फटी बिवाई। हाँ, जो दवा की तलाश में है उससे पूछो कि दर्द क्या होता है। नसीहत देने वाले तो चौराहे पर 4 ठू मिल ही जाएंगे। दर्द का हाल पूछो तो बेचैनी तो उसको है, और इस बेचैनी से निजात पाने का आसपास का वातावरण चाहिए, और आप कान में तेल डाल के सो रहे हैं तो सोने नहीं देगा। सिविल सोसाइटी सरकार को सोने नहीं देती। अन्ना हजारे ने सरकार को सोने नहीं दिया। बोले, हे सरकार, प्रभु 1968 से आप ये यात्रा लेके चले हैं लोकपाल का,
अरे कभी इसको मूर्त रूप भी देंगे प्रभु, भ्रष्टाचार से देश खचाखच भरा है और आप तेल डाल के कान में सो रहे हैं। लाओ लोकपाल बिल। 2013 में आप देखे होंगे, 12-13 में जिस तरह से 11 से चल रहा था, लोकपाल बिल आया, 13 में आया लोकपाल बिल, जैसा भी आया। किस वजह? सिविल सोसाइटी एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस इज अ फॉर्मल बॉडी, सिविल सोसाइटी सभ्य समाज, अनौपचारिक समूह समझ लीजिए। इन दोनों का कोरिलेशन, क्योंकि दर्द किसको हुआ है? जो करप्शन का शिकार है। दर्द किसको है? जिसको चोट लगी है। आप तो कान में तेल डाल के सो ही सकते हैं। निर्भया केस में दर्द किसको था? जनता को। ये क्या हो रहा है? आपके लिए तो एक घटना हो सकती है, लेकिन जनता के लिए तो बड़ा दर्द था वो। फिर सिविल सोसाइटी यानी कि जो नागरिक था, सभ्य नागरिक, सबने आंदोलन किया, नतीजे देखा आपने। इसी उत्तराखंड में नकल का देखे होंगे। नकल उत्तराखंड की जमीन में नहीं है। हमने तो इस पे जनसत्ता में लेख भी लिखा था, ये पूरे देश में हमको दिखता है। राजस्थान से लेकर हिमाचल हर जगह ये व्याप्त है, मतलब इसकी फसल हर जगह लहलहा रही है, कोई अछूता नहीं है कोई प्रदेश। हाँ, उत्तराखंड में कुछ तांडव ज़्यादा हुआ। नकल इतना मतलब एक प्रकार से सालों से जो भी अव्यवस्था चल रही थी, वह जो है वाकई में नाक के ऊपर पानी चला गया था। तो ये तो होना ही था, कितना कोई बर्दाश्त करेगा। तो फिर सरकार जो सो रही थी, कान में जूं रेंगी कि नहीं? हल्ला गुल्ला करने से यही तो फर्क पड़ता है। तो क्या बोला यहां पर? सिविल सोसाइटी, ये जो बेरोजगार संघ है यहाँ का उत्तराखंड का, वो एक सिविल सोसाइटी है जो हक की लड़ाई के लिए अपना काम कर रहा है। सरकार उसके हकों को ध्यान में रखती रहे, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। पैसा लेकर, नकल कराकर, ये संस्था वो संस्था ऐसे चलता रहेगा तो दर्द हो जाएगा ना भाई। और दर्द में आदमी सोने नहीं देता है। घर में एक आदमी को दर्द हो पेट में, जोर जोर से चिल्लाता है, अरे माई रे, अरे बाप रे, बहुत मरोड़ उठ रहा है पेट में। आप सो के दिखाइए, सोने ही नहीं देगा। दर्द सोने नहीं देता है, बेचैन रखता है। तो सिविल सोसाइटी अगर समझदार है तो सोने नहीं देगा आपको। और सरकार सोने के लिए नहीं बनी होती है। सरकार सोने की बनी जरूर होती है, लेकिन सोने के लिए नहीं बनी होती है। जनता का एक एक मोतियों से एक विहंगम दृश्य बनता है, जो उसी से सरकार बनती है। और उसका लक्ष्य है कुछ, और लक्ष्य क्या है? गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस आपने लक्ष्य बनाया, लेकिन दर्द तो हमको है। हमने कहा, हे माई बाप, हुजूर आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ समझ रहे हैं। करिए फिर। कान में तेल डाल के 2 महीना बैठे रहे, हमने 500 लोग लेके चले गए। हम ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हैं। जनता ही तो देश में ज़्यादा होती है। सरकार में कितने लोग हैं? लेकिन हर सरकार के पास भी बहुत सारी जनता है, क्योंकि जनता ने ही तो उनको मत दिया है। तो सांकेतिक रूप से चेताना कोई लाभकारी ही दृष्टिकोण होता है चेला सुशासन में। सरकारों को समय समय पर चेताना, उनको इस बात के लिए जागरूक किए रहना कि प्रभु आपको ये करते रहना है। इसके लिए सिविल समाज अगर जागरूक है तो यह सुशासन की परिपाटी का ही निर्वहन है। जागते रहो। चौकीदार होता है ना, डंडा ऐसे खींचता हुआ, खटखटाता हुआ लेके जाएगा, आवाज लगाएगा, जागते रहो। जागता कोई नहीं है, जागता वही है जो जागते रहो बोलता है।
तो थोड़ा सजग रहो। चौकीदार जो आवाज़ लगाता है जागते रहो, एक इंडिकेशन है उन चोरों के लिए कि तुम इस मोहल्ले में घुसना मत। अकेले हम लालटेन लेकर, कंबल कंधे पर रखकर, लाठी लेकर पूरे ये 100, 50, 200 जो घर हैं इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास है। जागते रहो। 2 बजे रात चिल्लाता है और 2 बजे रात सब गहरी नींद में होते हैं सिवाय उसके। लेकिन जो चोर जुगाड़ में है चोरी करने के लिए, उसको चौकन्ना करता रहता है। हम तो सोते रहते हैं, हमको तो समझ में नहीं आया कौन जागते रहो क्या बोल के गया, लेकिन उसको चौकन्ना जरूर करता है कि तुम इधर मत आना प्रभु, वरना हाथ पर तोड़ करके तुम्हारे दूसरे हाथ में देख भेज देंगे। उसको चौकन्ना करता रहता है कि तुम इधर मत आना। 4 बजता है भोर में, वो भी अपने घर चला जाता है, जाके सोता है। अब जनता जाग चुकी है, तो जब जनता जागती है तब वो सोने जाता है। और जागने के टाइम में सोता है, सोने के टाइम में जगता है। ऐसी ही सुरक्षा चलती है। तो सरकार का मतलब 24 घंटे, प्रशासन का मतलब 24 घंटे, पॉलिसी का मतलब 24 घंटे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब 24 घंटे। आप लोग भी IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे। आज आपको 2-4 घंटा पढ़ने में बड़ी तकलीफ है। हाँ, हम कहते हैं 8 8 8 8 कर लो, 8 पढ़ो, 8 खाओ, 8 सो, 24 घंटा हो गया। हाँ, 8 को 16 घंटा खाने में लगाने के चक्कर में है, लेकिन 8 घंटा पढ़ने के बजाय आप सोचते किसी तरह, है ना, निपटारा हो जाए यहाँ वहाँ का। और 24 घंटे की नौकरी की तैयारी में है और 8 घंटे की पढ़ाई करना नहीं चाहेंगे। नौकरी 24 घंटे की है सर, इतना ध्यान रखिएगा। रात को 1 बजे भी जाना पड़ सकता है। ऊई ऊई करके वहीं रजाई मुंह डाल के काम नहीं चलेगा। जनता कूद डालेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला ना, पब्लिक पहले और पब्लिक पॉलिसी। पॉलिसी भी पब्लिक की, एडमिनिस्ट्रेशन भी पब्लिक की। तो ताना बाना में कौन? पब्लिक। कहां तक लिख दिए हैं? व्यवहार करता है ना, आगे लिख लीजिएगा। गुड गवर्नेंस refers to a process through which the elements within the society अभिशासन एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके माध्यम से विद इन द सोसाइटी एक्सरसाइज पावर, ऐसा लिखें, सोसाइटी, आगे लिखें एक्सरसाइज पावर, कामा, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन रिलेटेड टू पब्लिक। अभिशासन एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके माध्यम से समाज में निहित तत्व शक्ति, प्राधिकार एवं प्रभाव का प्रयोग करते हैं। निहित तत्व शक्ति, प्राधिकार एवं प्रभाव का प्रयोग करते हैं और जनता से संबंधित नीतियों और निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। हाँ, जनता की से संबंधित जो नीति और क्रियान्वयन है उसको लागू करते हैं। यही गुड गवर्नेंस में होता है। ठीक है, आगे लिखो। इन दिस, इस तरह, इन दिस वे कर लो, इस तरह, द कलेक्टिव मीनिंग ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स, द कलेक्टिव मीनिंग of all the concept like state, government, governance, देखो, like state, government, governance and good governance is not
contained, is not contained, 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 in the scope of governance. पहले हिंदी में थोड़ा लिख लो फिर बोलो। इस तरह शासन के दायरे में राज्य सरकार, राज्य सरकार दो है, राज्य सरकार मत समझना, स्टेट कामा फिर सरकार, शासन सुशासन जैसे समस्त अवधारणा का सामूहिक अर्थ ही निहित नहीं है। शासन में यही सब निहित नहीं है। स्टेट, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस ही निहित नहीं है, बल्कि बट इट गोज फर बियॉन्ड दिस मीनिंग्स, but it goes far beyond these meanings, बल्कि वह इन अर्थों से भी आगे जाता है, बल्कि वह इन अर्थों से आगे जाता है। आगे लिख लो इसी में, many of the elements and principles, many of the elements and principles under planning good governance have become, under planning good governance have become the underlying meaning of good governance, lying मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस। अच्छी सरकार को रेखांकित करने वाले, सुशासन को आप अच्छी सरकार भी बोल सकते हैं, अच्छी सरकार को रेखांकित करने वाले अनेक तत्व और सिद्धांत सुशासन के अंतर्गत निहित, सुशासन के अंतर्गत, सुशासन के अंतर्निहित अर्थ हैं। बस इतना लिख लो हिंदी में, सुशासन के अंतर्निहित अर्थ हैं। पहला लिखो, नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस। फर्स्ट, नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, राजनीतिक शासन का स्वरूप। दूसरा, द प्रोसेस थ्रू विच अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड, द प्रोसेस थ्रू विच अथॉरिटी is exercised while managing the economic and social resources, the economic and social resources of a country for development। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विकास हेतु, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विकास हेतु किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों का प्रबंधन करते हुए प्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। सुशासन के हम आपको 3 पहलू बता रहे हैं। एक तो हमारा है पॉलिटिकल, जो हमारा गवर्नेंस है। पॉलिटिकल गवर्नेंस कौन हुआ? मोदी जी, ठीक है ना। नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस का क्या नेचर है, क्या स्वरूप है। मनमोहन सिंह का पॉलिटिकल गवर्नेंस, मोदी जी का पॉलिटिकल गवर्नेंस डिफरेंट है। पॉलिटिकल गवर्नेंस पर डिपेंड है गुड गवर्नेंस। अच्छा, आप ये बताइए कि नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, संविधान सबके लिए वही था, अधिकार सबके लिए वही था। मतलब सरकारों को जितना संविधान से बिजली पानी मिलता है वही सबको मिला। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नेंस में एक चेंजेस क्यों हुए?
मोदी जी की सत्ता, मनमोहन जी की सत्ता, वाजपेयी जी की सत्ता, और भी गुजराल जी ले लीजिए, देवगौड़ा ले लीजिए, नरसिम्हा राव जी हैं, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, उधर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, और भी नेहरू तक चले जाइए। इन सब का जो पॉलिटिकल गवर्नेंस था वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों, जबकि संविधान से बिजली, पानी, हवा सब एक जैसी थी, ताकत वही मिली संविधान से, सब बराबर, फिर ये अलग अलग क्यों? हमने कहा नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, और मैं अगर यहां पर बोल दूं कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, क्या डिफरेंस था? पॉलिटिकल ऑफ, नेचर ऑफ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, राजनीतिक व्यक्तित्व के अंतर से गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस बदल जाता है। हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, यही गवर्नेंस पढ़ाने वाला कोई दूसरा शिक्षक आएगा, दूसरे तरह समझाने लगेगा। कारण पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो जो सरकारें काम करती हैं वो पावर वही रहती है, लेकिन पॉलिटिकल जो उनका पर्सनालिटी है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर रास्ते में कोई दयालु व्यक्ति मिल जाए रात को 11 बजे आपको, तो आपकी सुरक्षा तय है, वो भी एक पर्सनालिटी है। लेकिन कोई नुकसान करने वाला व्यक्ति मिल गया तो आदमी की संपूर्णता से वो बाहर नहीं है, लेकिन नेचर से डिफरेंट है, नुकसान कर सकता है। रात दोनों के लिए वैसी ही थी, समय भी सब कुछ वैसा ही था, इंसान की पूर्णता में भी कोई कमी नहीं थी। नेचर बदलने से एक ने फायदा कर दिया, दूसरे ने नुकसान कर दिया। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पॉलिटिकल पर्सनालिटी। और नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस से क्या होगा? गुड गवर्नेंस थ्रू नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, पॉलिटिकल पर्सनालिटी। जैसी सरकार होगी वैसा गुड गवर्नेंस होगा। यानी गुड गवर्नेंस का तो अपना एक डिफिनीशन है, बट वो अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये गुड गवर्नेंस। इसलिए इस देश में, या चलो दूसरे देश में चलते हैं, यहाँ बात करते हैं तो थोड़ा अजीब ही लग जाता है कभी कभी। चलो दूसरे देश में, जैसे अमेरिका में चलते हैं। अभी हम मोदी जी की बुराई करेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, और मोदी जी की अच्छाई हम कह नहीं सकते, क्यों? सरकार हम अच्छा क्यों कहें? हाँ, सरकार का मतलब ही अच्छा होता है। वो आपने वो देखा है कि नहीं, एक कहानी अंग्रेजी में पढ़ते थे कि नहीं? छोटे क्लास में पढ़े होंगे, 8वीं 10वीं में कभी भी, स्नो वाइट वाली। हाँ, स्नो वाइट की कहानी किसने पढ़ी है अंग्रेजी में? गुड। आईने के सामने जाके वो रोज क्या पूछती थी? हाँ, कौन पूछती थी? स्नो वाइट की सौतेली माँ जाके आईने के सामने खड़ी होकर पूछती थी आईने से कि हम में और स्नो वाइट में सबसे सुंदर कौन है? तो बोलती थी क्या? नेचर से, गुण से, जो भी जैसे भी, लेकिन स्नो वाइट सबसे सुंदर है। बाद आईना उसी के लिए बोल देता था, रोज पूछती थी आईना वही बोल देता था, तो उसको बुरा लगता था। और स्नो वाइट सीधी, सही, और उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी, तो वो सोचती थी कि मैं इससे सुंदर हूँ। आईना से पूछती थी, आईना सच बोल देता था, कहती थी नहीं स्नो वाइट सुंदर है। तो एक दिन आईने तोड़ दिया उसने गुस्से में। तो स्नो वाइट सुंदर है, स्नो वाइट को सुंदर कहलवाने की क्या जरूरत है जो सुंदर है? लेकिन स्नो वाइट अगर गलत काम करे तो कहने की जरूरत जरूर है। तो हमारे देश की सत्ता और सरकारें तो खुद ही अच्छी होती हैं, तभी तो आप पाए हैं ये पद। भाई जनता ने जी तोड़ करके वोट दिया, तभी तो सत्ता तक पहुंचे, तो ये सबूत है कि आप अच्छे हैं। लेकिन अच्छे दिख तो रहे, कर नहीं रहे हैं, तो जनता आलोचना करेगी।
तो अच्छे की तारीफ किया कि नहीं किया वो मैटर नहीं करता, लेकिन बुरे पे बोला कि नहीं बोला वो ज़्यादा ज़रूरी है। भाई आप 8 घंटा पढ़ते हैं, हमने आपकी तारीफ नहीं की। आप असाइनमेंट लिखते हैं, हमने आपकी तारीफ नहीं की। आप क्लास में रेगुलर आते हैं, हमने आपकी तारीफ नहीं की। टेस्ट में खूब अच्छे नंबर लाते हैं, हमने आपकी तारीफ नहीं की। आप बोलते चालते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, हमने आपकी तारीफ नहीं की। लेकिन आप असाइनमेंट में तथ्य गलत लिखते हैं, प्रश्न का उत्तर गलत लिखते हैं, आप क्लास में एब्सेंट करते हैं, क्लास में देर से आते हैं, पढ़ते नहीं हैं ठीक से। अब हमने आलोचना शुरू कर दिया, हमने आपको उल्टा बोलना शुरू कर दिया। अब आपको इस बात का एतराज हो कि जब हम नंबर अच्छे लाते हैं तो तारीफ नहीं करते हो, जब गलत लिखते हैं तो डांटते हैं। तो आपको ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए, यानी सरकार को ये स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए कि हम सरकार की तारीफ करेंगे। सरकार तो तारीफ के लायक थी, तभी तो सरकार है। हम तो आलोचना उन बातों के लिए कर रहे हैं जो तारीफ जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर 100 रुपये किलो टमाटर पर अगर हम क्रिटिसाइज करें कि सरकार को जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना चाहिए, लोगों की कमाई इतनी नहीं है कि सब्जी में 100 रुपये किलो का टमाटर डालेंगे और तत्काल प्रभाव से इसको नियंत्रण हो जाना चाहिए, और यहां भी हम चुप रह जाएं और सोचेंगे नहीं सरकार सब सही ही कर रही है, तो सरकार तो हर परिस्थिति में सही ही होती है। लेकिन जहां तकलीफ देगी वहां बोलना तो पड़ता है ना। तो आप तो विद्यार्थी हैं, आप तो हर परिस्थिति में ठीक ही हैं। सो रहे हैं तब भी ठीक हैं, दबा के खा रहे हैं तब भी ठीक हैं, आप क्लास में नहीं आ रहे हैं तब भी चलो ठीक है। लेकिन हम हर चीज ठीक मान लेंगे तो 2024 का सिविल सर्विसेज भी ठीक हो जाएगा क्या हमारे मानने से? तो हम जानते हैं ना कि जब मई में आप प्रीलिम्स में जाएंगे, सितंबर में मेंस में जाएंगे, या आने वाले उत्तराखंड पीसीएस में जाएंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। तो हम क्या क्लास में क्यों नहीं आते, असाइनमेंट क्यों नहीं लिखते, कहाँ रहते हो तुम 2 दिन से गायब? तो जब घोड़कबाजी नहीं करेंगे तो आप सुधरेंगे नहीं। तो अब आप कहिए कि नहीं हम तो टॉप किए तो सर तारीफ नहीं किए, 2 दिन क्लास नहीं आए तो डांट दिए। टॉप करना अच्छी बात है, अच्छा कहूं या ना कहूं, लेकिन क्लास में नहीं आना गलत है, इस पे कहना पड़ेगा। ठीक वैसे सरकार स्वयं में अच्छी है, चाहे मैं अच्छी कहूं या ना कहूं, लेकिन 100 रुपये किलो टमाटर बेचेगी तो आलोचना कर देना पड़ेगा। अब आपको बर्दाश्त नहीं है तो हम क्या करें? हमारी भी तो कड़ाही गर्म है टमाटर के बगैर, हम क्या करें? दुख हारता आप हैं, हॉस्पिटल आपका है, होटल आपका है, बांध आपका है, सड़क सुरक्षा आपका है, चिकित्सा आपका है, शिक्षा आपका है, और आप ही हमको वंचित करेंगे तो हम कैसे तारीफ करेंगे? महंगाई भी आपकी है और सस्ता भी आप ही का है, तो हमको सस्ता चाहिए, महंगा नहीं चाहिए। पढ़े तो पब्लिक टू पब्लिक इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाता है, और पॉलिटिकल पर्सनालिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये मैं थोड़ी बता रहा हूं यार, वर्ल्ड बैंक बताया है, ये वर्ल्ड बैंक ही बताया है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस। पॉलिटिकल गवर्नेंस का क्या नेचर? पार्टियां विचारधारा पे चलती हैं कि नहीं? कौन कौन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है इसमें? कोई पढ़ा है कॉन्वेंट से, खालसा से? नहीं। गोवर्धन शिशु मंदिर से, सरकारी स्कूल से? आप गोवर्धन शिशु मंदिर में पढ़िए, आप कॉन्वेंट में पढ़िए, आप किसी और जगह पे पढ़िए, स्कूल का मतलब होता है विचारधारा। सेंट जोसेफ में पढ़ेंगे, सेंट थॉमस में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, आप गोवर्धन शिशु मंदिर में पढ़ेंगे, आप दोनों 12वीं करेंगे, चाहे बोर्ड 1 कर लीजिए, विचारधारा न डिफरेंट हो तो मेरा नाम बदल देना। कॉन्वेंट शिशु मंदिर वाला कहेगा पैर छुओ, कहाँ गया राघव, पैर छुओ। कॉन्वेंट हाय,
हेलो, हाउ आर यू, हाँ डैड, हाय डैड। एक लड़का घर में अपने माँ बाप के साथ रहता हो, स्कूल जाता हो, आता हो, वही मतलब अपने घर में रहता है। एक को बोर्डिंग स्कूल में कक्षा 6 से डाल दीजिए, 12वीं के बाद निकालिए, दोनों का नेचर डिफरेंट मिलेगा। एक सवेरे उठते ही 12वीं के बाद भी कहेगा मम्मी मम्मी क्या है, जूता नहीं मिल रहा है मेरा। अब जहां उतारा होगा वहीं होगा, और जो बोर्डिंग में रहा होगा अपना जूता पॉलिश करके तैयार होगा खड़ा होकर पहन के, क्योंकि वहां मम्मी मम्मी नहीं किया कक्षा 6-7 में। यह नेचर में डिफरेंस मिलेगा। मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं। खाना भी जाएगा, खुद सर्व करेगा, खुद लेगा, और यहाँ आप डाइनिंग टेबल बैठ जाए, मम्मी कहाँ गई, सब्जी रोटी चाहिए, कढ़ाई में सब्जी है, डोंगे में रोटी रखी है, लेंगे नहीं क्योंकि आदत नहीं है आपकी। बिना मम्मी काम नहीं चलता है। लेकिन नेचर में ये तो हो गया सॉफ्टिकेटेड काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक हार्ड नेचर भी है। मम्मी अगर 1 महीना घर में नहीं रहेगी तो रह लेगा, लेकिन वो 2 घंटे के लिए गायब हो जाएगी तो परेशान हो जाएगा। बाद में वो लंदन वंदन चला जाएगा, आएगा ही नहीं। और जो मम्मी मम्मी करता रहता है कहेगा हम कहीं नहीं जाएंगे। हम मम्मी पापा को छोड़ कहीं नहीं जाएंगे, नौकरी भी लगी है, चलिए आप साथ तभी चलेंगे। मतलब अपवाद हो सकता है, बट हैं ऐसे, ये नेचर के फर्क होते हैं। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो नेचर है वो डिफरेंट होगा तो सत्ता बदल जाएगी। पार्टी जब बदल गई यार, विचारधारा बदल जाती है। क्या बात कर रहे हो? अमेरिका में जो बाइडेन है, जो बाइडेन किससे हैं? डेमोक्रेटिक से, और वो ट्रंप किससे थे? रिपब्लिकन से। रिपब्लिकन की विचारधारा, जो बाइडेन की विचारधारा में आपको अंतर नहीं दिखता है। इसके पहले बराक ओबामा थे, आपको नहीं दिखा। बिल क्लिंटन और वो क्या बोलते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश की विचारधारा में आपको अंतर नहीं दिखा। अंतर होता है। पार्टियां बनी ही विचारधारा पे हैं। बीजेपी और कांग्रेस 2 विचारधारा हैं। स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल या सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस और गोवर्धन शिशु मंदिर 2 विचारधारा हैं। स्कूल का मतलब होता है विचारधारा, थॉट, SCHOOL। स्कूल कहते किस स्कूल से हैं आप? हम मार्क्सवादी हैं, हम ये हैं, लिबरल हैं, फलाना है, ढिमका है, सब क्या है? स्कूल ही तो है, विचारधारा। पूंजीवादी और ये वो जो भी समझ लीजिए। ऐसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात सब क्या थे? अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, विचारधारा ही तो थे। हाब्सबर्ग, रूसो आओगे दूसरे विचार के मिलेंगे। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जाओगे, कुछ उनके जो पैनापन है अपने युग का दूसरे ढंग का मिलेगा। कहीं पे कोई एक दूसरे के फॉलोअर है तो सिमिलरिटी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। भारतीय जनता पार्टी से ही नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। पार्टी की विचारधारा एक हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ पॉलिटिकल पर्सनालिटी। वाजपेयी जी की पर्सनालिटी और मोदी जी की पर्सनालिटी में डिफरेंट है, इसीलिए उसका फर्क सत्ता पे दिखेगा। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल पर्सनालिटी। पॉलिटिकल पर्सनालिटी किसको थ्रो करेगी? पॉलिटिकल गवर्नेंस को, पॉलिटिकल, और वो जो थ्रो होगा वही पब्लिक को मिलेगा। प्याज की महंगाई पर अटल जी की सरकार चली गई, और यहां महंगाई पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलिटिकल अलग से पर्सनालिटी कैसे एलिमेंट्री एक अप्रोच नया डेवलप हुआ। मैंने कई बार बोला, आप जाति और आय प्रमाण पत्र कुछ भी बनवाना हो, डोमोसाइल वगैरह, आप चले जाइए, आपको पता चल जाए करप्शन है कि नहीं है। आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि इस देश में करप्शन है भी कि नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या। आप जमीन जायदाद का मामला हो, रजिस्ट्री हो, फलाना ढिमका हो, आप साफ सुथरे तरीके से काम करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा करप्शन है कि नहीं है। घर में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठ करके करप्शन विहीन देश करना अलग बात है, जो इस पीड़ा से जूझ रहा है उसकी अलग बात है।
इंटरप्रिटेशन गवर्नेंस और रूल्स के अलग अलग हमेशा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। गुड गवर्नेंस की जो एक प्रकार से जरूरत है और गुड गवर्नेंस जो माना जाता है, गुड गवर्नेंस एक लक्ष्य है। सरकार पाए या ना पाए, सरकार सरकार रहेगी, बट गुड गवर्नेंस नहीं रहेगा। और हमने आगे क्या बताया कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विकास हेतु किसी आर्थिक सामाजिक संसाधनों को प्रबंधन करने हेतु प्राधिकार किया जाता है। यह भी क्या है, यह गुड गवर्नेंस का दूसरा भाव है। तीसरा भाव, आखिरी भाव लिख लो, द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज करो, सॉरी, पॉलिसीज, the ability of government to frame policies, comma, determine and implement them, determine and implement them and discharge functions, नीतियों की रूपरेखा तय करने, नीतियों की रूपरेखा तय करने, कामा, उनके निर्धारण और कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन, फंक्शंस, इंप्लीमेंटेशन कहिए, उनके निर्धारण तथा कार्यान्वयन तथा प्रकारों के निर्वहन में सरकार की क्षमता। यह तीनों चीज क्या किसकी ओर ले जाता है? अगर ये तीनों चीजों को किया जाए तो वर्ल्ड बैंक कहता है ये तीनों को कंक्लूड इंक्लूड करो और इस पर खरा उतरो तो गुड गवर्नेंस मिलेगा। अदरवाइज गवर्नेंस